हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ केमोफिलिया एकेडमी। आज की वीडियो में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं कि एनर्जी लेवल कैसे फॉर्म होते हैं। तुमने देखा होगा कि जैसे ही हम मैक्रो स्टेट से माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं तो हमारे कुछ इस प्रकार से एनर्जी लेवल जनरेट हो जाते हैं। देखे है ना, कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि क्यों ये एनर्जी लेवल जनरेट होते हैं? नहीं जानने की कोशिश की होगी। साथ ही साथ तुम क्या देखते हो कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल किसी जो मॉलिक्यूल की एनर्जी होती है ओवरऑल, तुम क्या देखते हो कि किसी भी अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल की एनर्जी है तो वो क्या आ जाती है? ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल प्लस के वाइब्रेशनल प्लस के इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब का जो समीशन होता है एनर्जी का, उसी को हम क्या बोल देते हैं? ई मॉलिक्यूल एनर्जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये होता है कि ये एनर्जी लेवल फॉर्मेशन क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो ये एनर्जी है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, इनका ऑर्डर क्या होगा, इनमें सबसे हाईएस्ट एनर्जी क्या होगी। और थर्ड जो क्वेश्चन वो है कि इनका थर्मल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा। थर्मल एनर्जी बोले तो केबीटी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। कि इनका थर्मल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होगा। तो यही सब बातें हम क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो होता क्या है, जैसे ही तुम्हारी थर्मल एनर्जी आती है, या थर्मल एनर्जी छोड़ो, अभी पहले ये समझो कि मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल कैसे फॉर्मेशन होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि तुमने एक चीज देखी होगी कि जब तुम्हारे मॉलिक्यूल हम मैक्रो से माइक्रो लेवल पे आ जाते हैं तो उस केस में जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास बहुत सारी टेंडेंसी आ जाती है। ये अगर इसको मैं जेड एक्सिस बोल देता हूं, इसको चलो एक्स एक्सिस बोल देता हूं और इसको वाई एक्सिस बोल देता हूं। इनिशियली जब तुम्हारे मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होंगे, मोशन में नहीं है, बिल्कुल मैं कह रहा हूं बिल्कुल मोशन में नहीं है मॉलिक्यूल तुम्हारे, तो उस केस में सब मॉलिक्यूल की एनर्जी सेम ही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन तुम्हें पता है कि मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। मतलब जैसे ही मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने का मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल मोशन में आएंगे। मोशन आने के बाद वे क्या करते हैं? एनर्जी ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल में। क्या करेंगे? एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। और एनर्जी ट्रांसफर करने के बाद हमारे क्या हो जाते हैं? एनर्जी लेवल जनरेट हो जाते हैं। एनर्जी लेवल जनरेट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर कैसे मोशन से एनर्जी लेवल जनरेट हो जाते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जब इनिशियली सपोज करो कि हमारे सारे मॉलिक्यूल ई स्टेट में थे। किस में थे? ई नोट स्टेट में थे। कि सारे मॉलिक्यूल हमारे ई नोट स्टेट में थे, ग्राउंड स्टेट में भर भर के मॉलिक्यूल बैठे थे। अब जैसे ही तुम थर्मल एनर्जी या कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करोगे या बाहर से सराउंडिंग इंक्रीज करोगे तो ये मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद क्या होगा? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा? कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो वो एनर्जी जब ट्रांसफर करेगा तो किसी मॉलिक्यूल की कम होगी, किसी की हाई होगी। तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन फैल जाता है। कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी लो रह जाती है, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई होती चली जाती है। बात समझ रहे हो? अब सपोज करो कि ये मॉलिक्यूल था, जैसे ही ये मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और जो वो एनर्जी ट्रांसफर करता है वो एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? केबीटी। और इसी को हम क्या बोल देते हैं? थर्मल एनर्जी। कि इस मॉलिक्यूल ने जब इसके साथ टकराया तो उसने केबीटी एनर्जी ट्रांसफर की कि नहीं की? हम क्या बोलते हैं? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। वो भी तो टेम्परेचर का फंक्शन होती है कि जैसे ही मॉलिक्यूल मूव करेगा तो टेम्परेचर का फंक्शन होगा। ऐसे ही जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, और ज़्यादा कोलाइड स्पीड अगर हम बढ़ा दें तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके ही तो बढ़ाते हैं। और जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल इतनी जल्दी कोलाइड करेगा, और जितनी जल्दी कोलाइड करेगा इतनी जल्दी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करेगा। तो उस तरीके से कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी लो रह जाती है, कुछ मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई हो जाती है। मतलब कि अब हमारे पास सारे मॉलिक्यूल सेम नहीं रहे। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी E0 थी, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनकी एनर्जी E1 थी, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जिनकी एनर्जी E2 थी, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे जिनकी एनर्जी E4 थी। तो उसी तरीके से हमारा क्या हो गया? एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और उसी की वजह से हमारे क्या हो गई? एनर्जी लेवल फॉर्मेशन हो गया। तो अगर तुमसे कोई एक लैंग्वेज में एक सिंपल सी बात पूछ ले कि एनर्जी लेवल फॉर्मेशन कैसे होते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? कि जैसे ही मॉलिक्यूल आपस में मोशन करते हैं, मोशन करने से ही हमारा एनर्जी लेवल फॉर्मेशन हो जाता है। वो पूछेगा मोशन करने से कैसे? क्योंकि मोशन करने से एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जा रही है, कोलिजन। तो उसकी वजह से हमारे एनर्जी लेवल जनरेट हो जाते हैं। बात सिंपल सी है। अब अगर मैं बात करूँ केबीटी और इन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सबसे पहला पॉइंट तो ये है, केबीटी तो तुम्हें पता लग गया कि ये थर्मल एनर्जी है। लेकिन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, मोशनल, ये सब एनर्जी क्या होती है? जैसे ही तुम माइक्रो लेवल पे आते हो, जैसे ही तुम माइक्रो लेवल पे आए, तो माइक्रो लेवल पर आने के बाद मैं एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहा हूँ कि सपोज करो मैं कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया, AB मॉलिक्यूल।
ठीक है, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग मान लो, ये हमारा वाई एक्सिस मान लो, और इसको हम मान लेते हैं जेड एक्सिस। अब जैसे ही ये मोशन हम इस क्यूब में कंसीडर कर रहे हैं, तो इस मॉलिक्यूल के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये क्या क्या कर सकता है, क्या डांस कर सकता है, क्या इधर से इधर घूम सकता है, क्या क्या कर सकता है ये। तो सबसे पहला काम ये कर सकता है कि ये एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर सकता है, वाई डायरेक्शन के अलोंग भी मूव कर सकता है, और जेड डायरेक्शन के अलोंग भी मूव कर सकता है। तो उसी मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। और यहीं से ही जन्म होता है ट्रांसलेशनल एनर्जी का। मतलब कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें इस मॉलिक्यूल को इधर से इधर मूव करने के लिए चाहिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो जो हमारी ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, उनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है E0 से E1, वो बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही मिनिमम एनर्जी गैप होता है। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल होते हैं, सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लेवल मिलते हैं, तुम्हें कहाँ देखने को मिलेंगे, ट्रांसलेशनल में ही मिलेंगे। इन्फिनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल पॉसिबल है ट्रांसलेशनल में। तुम्हें क्वांटम में पढ़ा भी होगा 1D 2D 3D में, उसमें n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट तक जा सकती है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो इनके एनर्जी लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। इनफैक्ट अगर एक्सपेरिमेंटली हम उसको डिटरमाइन कोशिश करें तो वो नहीं हो पाता। तो हम इन चीज़ को किस में पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली। यही तो रीज़न है कि तुम कभी भी ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि जो हमारा E0 और E1 एनर्जी के बीच में जो गैप है, ये हम नहीं कैलकुलेट कर पाते। एक्सपेरिमेंटली हमें नहीं पता लग पाता, क्योंकि ये एनर्जी गैप बहुत कम है। और जब कम है तो हमारी कोई ऐसी मशीन नहीं है, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं है जिससे हम इस एनर्जी गैप को निकाल सके। और जब हम इस एनर्जी गैप को नहीं निकाल पा रहे, तो हमारा ट्रांजिशन होने के बाद ये आएगा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कितनी एनर्जी रिलीज की, कितनी एब्जॉर्ब की। तो उसकी वजह से ही हम कभी भी ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ते। कभी भी हम ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ते। बोलो, कभी नहीं पढ़ोगे तुमने ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा। समझ में आ रहा है? तो उसकी वजह से हम ट्रांसलेशनल स्पेक्ट्रा नहीं पढ़ते। तो एनर्जी गैप क्या है, कम है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इस मॉलिक्यूल के पास, कि ये मॉलिक्यूल चाहे तो रोटेट भी कर सकते हैं। भाई मॉलिक्यूल है, वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो वो रोटेट करेगा, तो रोटेशन करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी। ये जेड एक्सिस, तो रोटेट करने के लिए, मतलब सपोज करो ये मॉलिक्यूल है, ये इधर से उधर घूम सकता है कि नहीं घूम सकता, रोटेट करने की टेंडेंसी है। उसी को हम क्या बोल देते हैं, ई रोटेशनल एनर्जी। तीसरा काम क्या कर सकता है, दूसरा तो रोटेट कर दिया, तीसरा काम क्या कर सकता है, तीसरा काम ये वाइब्रेट भी कर सकता है। वाइब्रेट कैसे करेगा, अगर हम इस बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ करनी स्टार्ट कर दें, अगर हम इस बॉन्ड के साथ छेड़छाड़ करनी स्टार्ट कर दें, तो ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं, ई वाइब्रेशनल एनर्जी बोल देते हैं, ई वाइब्रेशनल एनर्जी। और फोर्थ काम क्या कर सकता है, अगर हम इस मॉलिक्यूल के अंदर घुस जाए, इसके होमो लूमो के साथ छेड़छाड़ करने लगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाने लगे, होमो से लूमो में इलेक्ट्रॉन, लूमो से होमो में इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में हमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चाहिए होती है। होमो से लूमो जाने के लिए हम अंदर बिल्कुल कोर में घुस गए हैं एटम के, तो उस केस में एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिएगी। तो उस केस में हम क्या बोल देते हैं, ई इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, ई इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी। तो तुम्हें ये पता लगा कि ये सारी एनर्जी कैसे जनरेट होती है, कैसे ई ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। बात ठीक है। अब इनके ऑर्डर की बात करते हैं। अगर मैं इनके बीच में एनर्जी गैप देखूं, डेल्टा ई ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल की बात करूं, तो इनके बीच में एनर्जी गैप जैसे रोटेशन उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, तो एनर्जी गैप बढ़ता चला जाता है। जैसे अगर सिंपल सा मैं ट्रांसलेशनल की बात करूं, तो ये हमारी क्या है, E0 स्टेट, और ये क्या है, E1 स्टेट। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा, तो हम इसको क्या बोल देंगे, डेल्टा ई ट्रांसलेशनल, अगर मैं ट्रांसलेशनल की बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हम रोटेशनल पे पढ़ते हैं, तो ये E0 होगा, तो ये एनर्जी गैप बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। तो हमारा जो डेल्टा ई है, E1 माइनस के E2, ये हमारा क्या आ गया, रोटेशनल आ गया। ऐसे ही जैसे ही हम वाइब्रेशन की तरफ बढ़े, तो ये एनर्जी गैप और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, बढ़ गया। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा ई वाइब्रेशनल। ये E0 और E1। जब हम किस पर पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर जाने के बाद ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक्स। अब होता क्या है
कि अगर हमें मॉलिक्यूल का ट्रांजिशन दिखाना है तो सबसे इजीली ट्रांजिशन कहाँ दिखा सकते हैं हम? भाई यहाँ से इस स्टेट से इस स्टेट में जाना मॉलिक्यूल के लिए इजी है क्योंकि एनर्जी गैप कम है। इस मॉलिक्यूल से यहाँ पे इस स्टेट में जाना इजी है क्योंकि एनर्जी गैप कम है। यहाँ से यहाँ पे जाना भी इजी है क्योंकि मॉलिक्यूल का एनर्जी गैप कम है। लेकिन यहाँ से यहाँ पर जाना बहुत कठिन है, बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से हम ऊपर जाने में हमें इतना ज़्यादा एनर्जी गैप देखना पड़ रहा है। तो इतने ज़्यादा एनर्जी गैप को ओवरकम करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। समझ रहे हो? तो अगर मैं इनके ऑर्डर की बात करूँ कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा ई, तो तुमने एक क्वेश्चन भी देखा होगा, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि जो डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक्स होगा वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन होगा। किससे? डेल्टा ई वाइब्रेशनल से। फिर क्या आ जाएगा? डेल्टा ई रोटेशनल आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? डेल्टा ई ट्रांसलेशनल आ जाएगा। ये देखो, ये ऑर्डर एग्जाम में पूछ चुका है एग्जामिनर। बात समझ गए? सेकंड क्वेश्चन कि अगर मैं इन सब का थर्मल एनर्जी के साथ रिलेट करूं, कि थर्मल एनर्जी के साथ रिलेट करने के बाद मुझे क्या पता चला? बहुत ही खतरनाक बात पता चली। कैसी? कि जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है वो बहुत बड़ी होती है केबीटी से। मतलब कि हमारी जो थर्मल एनर्जी है ट्रांसलेशनल के लिए, उसका ऑर्डर आता है ये। मतलब कि जो हमारी थर्मल एनर्जी है बहुत ज़्यादा है इस डेल्टा ई ट्रांसलेशनल से। मतलब कि अगर मैं इसको कुछ एनर्जी ना दूं, टेम्परेचर और भी कम कर जाऊं, तब भी हमारा मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल मोशन दिखा सकता है। इसका मतलब ये है, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मैं टेम्परेचर को कम करता चला जाऊँ ना, और भी कम कर दूँ, देखो कितना है, मच मच ग्रेटर देन है ई ट्रांसलेशनल से। मतलब टेम्परेचर जो बहुत कम होगा तब भी मॉलिक्यूल के पास टेंडेंसी है कि वो क्या दिखा सकता है? ट्रांसलेशनल मोशन दिखा सकता है। तो याद करो, जब तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हो तो चाहे मोनो एटॉमिक हो, डायटोमिक हो, ट्राई एटॉमिक हो, या कोई भी टेम्परेचर अवेलेबल हो, हमेशा उसमें ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर ही हम करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं, हमेशा करते हैं। तीन ही करते हैं, एक्स वाई डायरेक्शन, वाई जेड, तीनों में जा सकता है। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो केबीटी एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम ई रोटेशनल की बात करें, ई रोटेशनल में क्या होगा? जो केबीटी एनर्जी का ऑर्डर होता है वो ये होता है। इसमें भी केबीटी एनर्जी बड़ी होती है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी होती है। अब हम ई वाइब्रेशनल की बात करें तो ई वाइब्रेशनल में जो डेल्टा ई वाइब्रेशन है ऑलमोस्ट इक्वल होता है केबीटी एनर्जी के साथ। ये ऑर्डर होता है इसके लिए। तो ये ऑर्डर होता है तो यहाँ पे दो चीज़ें फैक्टर इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्या चीज़ें फैक्टर? कि हमारी जो वाइब्रेशनल मोड एक्टिव होगा कि नहीं होगा वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने लग गया है। तुम क्या लगता है, तुम्हें ऐसा क्यों बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर पर जाने के बाद हमारा वाइब्रेशनल मोड एक्टिव होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ईजिली मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से उठकर एक्साइटेड स्टेट में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को लो रखेंगे तो हमारे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल नहीं जा पाएंगे। तो तुमने ये कंसेप्ट भी पढ़ा होगा कि लो टेम्परेचर पर हम ई वाइब्रेशनल को कंसिडर नहीं करते या वाइब्रेशनल मोड को कंसिडर नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि लो टेम्परेचर रहेगा तो हमारा एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए हमारा टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं है इस गैप को ख़त्म करने के लिए या इस मॉलिक्यूल पहुंचाने के लिए। तो इसलिए हमें टेम्परेचर को हाई करना पड़ेगा जिससे मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से उठकर एक्साइटेड स्टेट में जा सके। तो इसलिए तुमने ये भी देखा होगा कि जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है, जब हमारा टेम्परेचर हाई होता है तो तुम्हारा वाइब्रेशनल मोड भी क्या रहता है? एक्टिव रहता है। और जब तुम्हारा टेम्परेचर लो होता है तो तुम्हारा वाइब्रेशनल मोड जो होता है वो भी क्या हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। बोलो, देखा है ना? तो इस केस में ये ऑर्डर होता है। लेकिन जब हम ई इलेक्ट्रॉनिक्स के पास गए, ई इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ज़्यादा होती है। डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक्स मच मच ग्रेटर देन केबीटी। मतलब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब ऑर्डर भी तुमसे एग्जाम में पूछा गया था, ये वाला कि ट्रांसलेशनल और केबीटी में क्या ऑर्डर है, क्या दोनों इक्वल होती है, क्या ग्रेटर देन होती है कि लेस देन होती है, ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में। इनफैक्ट ये एफआर से लेकर बीएचयू गेट तक के इनमें क्वेश्चन आते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, पहला कि इनका एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, दूसरा थर्मल एनर्जी के साथ इन सारी एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, तीसरा कि इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो कितना बड़ा होता है, चौथा पॉइंट कि ये मॉलिक्यूल की एनर्जी का समीशन चारों के समीशन के इक्वल क्यों आता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास चारों टेंडेंसी होती है कि वो ट्रांसलेशनल मोशन शो कर सकता है, रोटेशन दिखा सकता है, वाइब्रेशन दिखा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी दिखा सकता है। तो आई होप तुमको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि
बहुत अच्छा कंसेप्ट था, तुम्हें नहीं पता था कि कैसे एनर्जी लेवल फॉर्मेशन होता है, तुमने तो बस चीज़ें पढ़नी स्टार्ट कर दी कि हाँ मोलिक्यूलर लेवल पे आने के बाद एनर्जी लेवल जनरेट हो जाते हैं, लेकिन कैसे होते हैं ये तुम्हें नहीं पता था। साथ ही साथ इन क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीज़, ये फैक्टर इन्वॉल्व आगे कहीं ना कहीं डेरिवेशन में यूज़ होते हैं। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भेजो, और एक एक चीज़, एक एक कंसेप्ट हमसे हर एक वीडियो में सीखते रहो। क्योंकि देख रहे हो तुम, हमने कब से स्टार्ट किया था और आज अप्रोक्स 52 to 56 एपिसोड हम 50+ क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर सब कुछ सही चलता रहा तो ये एपिसोड इस तरीके से 15 मिनट के हमेशा कंटिन्यू ही रहेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ।